दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। अभी अभी बॉबी पंवार जी हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बता दीजिएगा कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि आज हमने लेपल माइक यूज किए हैं फर्स्ट टाइम लाइव पे। तो जितने भी लोग देख रहे होंगे वो बताइएगा प्लीज। और तमाम आज सवाल भी हम लोग लेंगे, बॉबी पंवार से आपके सवाल भी लेंगे, और जो हमारे मन में सवाल है वो भी हम रखेंगे। कुछ लोग जुड़िएगा, लाइव में हम लोग चर्चा करेंगे। आवाज आ रही है सर? ठीक है। वही भाई, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आज मैं आपकी पोस्ट देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि तेलंगाना में जहां पर टीआरएस की सरकार है अभी, वहां की क्षेत्रीय पार्टी भी है, वहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तारी उसकी हो गई है, पेपर लीक में वो पकड़े गए। क्या कुछ था वो पूरा पूरा मुद्दा, और किस तरीके से देखते हैं वो? देखिए, ये जिस प्रकार से कल तेलंगाना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जो गिरफ्तारी पेपर लीक कांड में हुई है, तो अब इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीतिक दलों के कितने बड़े बड़े नेता इन जो ये कुकृत्य जो पेपर लीक कांड जो है इसमें संलिप्त है। अब मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वहां पर दूसरी सरकार होती, कोई अगर मतलब अभी तो वहां दूसरी सरकार है, दूसरे दल की सरकार है, लोकल वहां पर एक दल है, उनकी सरकार है टीआरएस, परंतु अगर भाजपा की सरकार होती तो क्या ये कांड खुल पाता? मतलब अगर खुलता तो उनके छोटे छोटे जो प्यादे होते हैं, जैसा उत्तराखंड में चल रहा है, जिनके खिलाफ साक्ष्य मिल जाते हैं और दबाने की कोशिश करते, पर उस बात को नहीं दबा पाते, इसलिए मजबूरी में प्यादों की गिरफ्तारी करनी पड़ रही है। वहां पर भी अगर भाजपा शासित प्रदेश होता, वर्तमान में भाजपा गवर्नमेंट होती, तो इतने बड़े जो उनके भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष है, इतने बड़े जो नेता है, उनकी गिरफ्तारी तो कभी नहीं होती। हाँ, जरूर ये बात होती कि उस मामले को दबाने के लिए या लोगों में ये बात फैलाने के लिए कि उन पर कार्रवाई हुई है, उसके लिए जरूर वो किसी ना किसी प्यादे को गिरफ्तार करते और मामला क्लोज कर देते। जैसे यूकेएसएससी प्रकरण में हाकम सिंह को गिरफ्तार करके मामला क्लोज कर दिया कि ये माफिया था, ये बड़ा मास्टरमाइंड था। इधर अब देखिए कि धारीवाल के लिए कुछ माहौल बनाया 2-3 महीने, और उसके बाद धारीवाल को गिरफ्तार करके अब कह रहे हैं कि मामला क्लोज हो गया, धारीवाल मास्टरमाइंड था। पर इनके पीछे बड़े बड़े मास्टरमाइंड कौन है, इनके पीछे बड़े बड़े वो लोग कौन है जो यहाँ से उगाई करके जो पैसा ले जाते हैं और कई अन्य जगह पर देते हैं। वाकई में वो असली विषय है, और वो जब तक सामने नहीं आएंगे, तो वो लोग जब तक सीधा सरकार को चुनौती माने कि भाई अगर सरकार बदली जा सकती है तो हो सकता है कुछ ना कुछ हो उत्तराखंड में, अगर भाजपा के अलावा कोई दूसरी सरकार आती है तो। देखिए, वो तो होता ही है, पर अगर जो सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त न रही हो, जिन सरकारों के नेता मंत्री विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त न रहे हो, वो सरकार एक्शन ले सकती है। परंतु कई बार देखने को मिलता है कि कोई सत्ता परिवर्तन भी हो जाता है, पर सत्ता परिवर्तन के बाद कोई ऐसी पार्टी सत्ता में आ जाती है कि जो खुद अपने इस कुकृत्यों में, क्रम कांडों में, पेपर लीक कांडों में संलिप्त रहती है, तो वो एक्शन लेने से डरती है। क्योंकि अगर मामले खुलेंगे तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर एक उसके खुलेंगे, भर्ती किसी भी कार्यकाल में हुई हो, जब खुलेंगी तो सारी भर्तियां खुलेंगी, और उसमें क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, क्या कोई दूसरा राजनीतिक दल जिसने किया होगा वो सामने आएगा। पर उसके लिए पारदर्शी तरीके से और एक मतलब फेयर, जिसे हम कहेंगे जांच जो बनती है, वो होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, बेरोजगारों के भविष्य को देखते हुए, जिसके लिए कि लंबे समय से ये लड़ाई जारी है। आज हम धरना स्थल पर बैठे, फर्क पड़ रहा है जारी तो आप लगातार देखिए, फर्क तो क्या पड़ रहा है, डंडे भी खा लिए, कई केस भी आप पर लग गए हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है अभी तक? कुछ जो आयोग है उसके जो काम कर रहा है, कुछ परिवर्तन दिखा है उसमें? देखिए, मैं ये कहता हूँ, पहले यूकेएसएससी का मामला खुला, फिर यूकेपीएससी का मामला खुला। इन मामले खुलने के साथ साथ जो आरोप प्रत्यारोप हम पर लगाते थे कि ऐसा नहीं है, आप राजनीति कर रहे हो, आप भ्रमित कर रहे हो, कम से कम हम उनके विश्वास लेने में सफल रहे कि वो लोग आज हम पे विश्वास कर रहे हैं कि हाँ ऐसा था, इसलिए ये मामले खुले हैं। उसके बाद आयोगों की कार्यशैली पर मैं अगर जाऊंगा तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज ये खड़ा होता है कि लोक सेवा आयोग के अंदर जो बड़ी चेन अभी भी मौजूद है, जो भ्रष्टाचारी वहां पर बैठे हुए हैं, वो लोग अभी भी वहां हैं और अभी भी गलत उन्होंने किया है। मैं सीधे से ये आरोप इसलिए लगाऊंगा कि जब पीसीएस परीक्षा की जांच के लिए बोला तो उन्होंने नहीं करी, मेंस करवा दिया। जब पुलिस का रिजल्ट जारी हुआ, ये मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये अगर कैमरे में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रेस नोट दिनांक 30 जनवरी 2023 का है, ये प्रेस नोट है, और इस प्रेस नोट में मुझे लगता है चौथा बिंदु है
मैं बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे मैं दिखा देता हूँ, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ। जो चौथा बिंदु है, उस चौथे बिंदु में देखिए कि मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक, कट ऑफ मार्क्स, अंतिम चयन घोषित किए जाने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करने के संबंध में, ये मैंने बिंदु पढ़ दिया। मैं पढ़ता हूँ कि इस बिंदु के अंदर क्या है। आयोग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं, उनके प्राप्तांक, कट ऑफ मार्क्स, परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिए जाते हैं। ये खुद आयोग अपने आप लिख रहा है कि जब कोई परीक्षा होती है और अगले चरण में उसके अंक नहीं जुड़ने हैं, जैसे पुलिस का एग्जाम पर ले लो, उसके फिजिकल हो गए थे, वो कंप्लीट है, उसका रिटर्न एग्जाम हुआ, उन दोनों के मार्क्स जुड़ चुके हैं। अब कोई ऐसा अगला स्टेप नहीं है जिसमें इंटरव्यू हो या वो मार्क्स जुड़े या कुछ और मार्क्स जुड़े, ऐसा कोई आगे स्टेप नहीं है। परंतु आयोग ने भी तब रिजल्ट जारी तो किया, परंतु जब आपने खुद अपने उसमें लिखा हुआ है कि हम ऐसा जो जहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी वहां पर हम जारी कर देंगे रिजल्ट के साथ ही, तो आपने किया क्यों नहीं? ये प्रश्न चिन्ह आयोग पर उठ रहा है। ये वाकई में और लीगल है। ये आयोग के ही लेटर से हम बात कर रहे हैं, हमने अपने आप लिखा नहीं, अपने आप टाइप नहीं किया। आयोग का ये प्रेस नोट है और इस आधार पर हम ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो आपने कहा ना कि आयोगों की कार्यशैली पर आप क्या कहना चाहोगे, तो ये कार्यशैली का नंगा नाच सामने आ गया। युवा क्या अपेक्षा आयोग से कर रहा है, युवा क्या अपेक्षा सरकार से कर रहा है, परंतु वर्तमान में देखिए कि आयोग और सरकार किस प्रकार से युवाओं को भ्रमित कर रहा है। लेकिन ये मैं उस मामले को क्या हुआ जब कनिक सहायिका पेपर में एक ही जैसा सेट चारों को दे दिया था? मैं वही कह रहा हूं ना कि चारों सेट एक जैसे कर दिया है। और ये बात सच्चाई है, ये कई बच्चों को भी पता है कि कई सेंटरों पर पहले ही पेपर देने के दौरान ये पता लग गया था कि चारों सेट एक जैसे हैं। अब जिन्हें पता लग गया होगा आसपास में उन्होंने नकल तो की होगी, बाकी किस रणनीति के तहत, किस मंशा के साथ उन्होंने वो पेपर एक जैसे सेट किए थे, वो अभी अलग बात है। आयोग को उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए था, उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए था, तब जाकर कुछ बात बनती। परंतु आयोग रात रात को प्रेस नोट जारी करके उसके स्पष्टीकरण ये देता कि इससे कोई जो है शुचिता भंग नहीं हुई है। तो मतलब क्या हुआ इसका? आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी चीजों को, आपने नहीं किया, परंतु चीजें तो हुई है। फाइल बाय फाइल पूरे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। छुपाने की तुम कर लो जब तक तुम छुपा सकते हो, पर वो हर एक जो फाइल है उस फाइल में हर एक पन्ना जुड़ता जा रहा है, हर एक वो पन्ना जुड़ता जा रहा है जो तुम्हारी जड़ों तक जाकर उसे खोद कर रखेगा। कोई पवार हार नहीं मानेंगे। नहीं, हार क्यों माने? हम जिस पथ पर चले हुए हैं, जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के प्रति हमारे ऊपर पूरे प्रदेश के युवाओं का विश्वास है, अभिभावकों का विश्वास है। हम अगर हथियार डालने लग जाए, हम अगर हार मानने लग जाए तो फिर तो बेकार। लेकिन लगातार मैं देख रहा हूँ केस हो रहे हैं जिसके लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और एक बड़ा आपने पर्सन चिन्ह भी खड़ा किया था, मानहानि का मुकदमा आपके ऊपर हो जाता है। टोटल कितने मुकदमे हो गए हमारे दर्शकों को भी पता चले कि टोटल तो बॉबी पवार लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन कितने मुकदमे अभी तक हो गए हैं, कितने टोटल अभी तक जो आपको पता भी नहीं होगा। कई मुकदमे तो मेरे ख्याल से ऐसे भी होंगे। देखिए, लगातार 6-7 वर्षों से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार तब से ही मुकदमे करते आ रहे हैं और बहुत से मुकदमे हम पे हो चुके हैं। और मुकदमे कोई ऐसा नहीं कि हमने किसी की चोरी की, किसी की चकारी की या कहीं गुंडागर्दी की या कहीं पे कुछ इस प्रकार के गलत काम किए कि जिससे हमें डरने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है या हमें पीछे हटने की जरूरत है। हमने कोई ऐसे कुकृत्य नहीं किए। सारे मुकदमे आंदोलन के हैं, सारे मुकदमे व्यवस्था को ठीक करने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके हैं, और वो जो जानबूझ के अब मुकदमे करवाए जा रहे हैं। अब सरकार को लग रहा है कि बॉबी पवार पर मुकदमे करवाकर बॉबी पवार के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचकर उसको पीछे धकेला जा सकता है, पीछे किया जा सकता है, या उसे सलाखों के पीछे भेजकर ये माहौल शांत किया जा सकता है। तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूं सरकार से या सरकार के उन षड्यंत्रकारियों से कि बॉबी पवार पर तुम मुकदमे लगा दोगे, बॉबी पवार को तुम जेल भी भेज दोगे, सलाखों के पीछे भी भेज दोगे, महीने भर के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उत्तराखंड का हर एक युवा बॉबी पवार है। मैं अभी पोस्टर भी देख रहा था, उसके पीछे लिखा हुआ है जिन्हें ये मालूम नहीं था कि इस प्रकार से उनके भविष्य को बेचा जा रहा है, आज उन्हें पता लग चुका है। बॉबी पवार अगर जेल के अंदर भी जाता है, बॉबी पवार को अगर षड्यंत्र के तहत जेल के अंदर भी भेजा जाता है, तो बॉबी पवार बहुत से पैदा होंगे और वो आकर सामने आकर लड़ेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं, आप मानहानि के मुकदमे की बात कर रहे हैं, वो मानहानि का वो मुकदमा है जिनके खिलाफ हमने भ्रष्टाचार का जो उनका कुकृत्य था, जो नंगा नाच था, वो हमने खोला था। अब वो खोला है,
उस बयान पर तब भी हम कायम थे, आज भी हम कायम हैं और आगे भी कायम रहेंगे कि उस जो वो 4200 से जो 5400 ग्रेड पे की नौकरी जो दी थी पत्नी के लेटर पर, वो कह रहे हैं कि हमारा मानसिक शोषण हो रहा है। तो इस प्रकार का मानसिक शोषण, अगर भ्रष्टाचार हम खोल रहे हैं और किसी भ्रष्टाचारी का मानसिक उत्पीड़न उससे हो रहा है, तो ऐसा मानसिक उत्पीड़न हमें एक बार नहीं, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1000 बार करेंगे, वो बात चाहे किसी की हो। एक सीबीआई की लगातार मांग कर रहे थे, उसके लिए काफी लोग सड़कों पर भी आए थे, आप जेल भी उसके लिए गए थे, लेकिन अब हाई कोर्ट ने ही मना कर दिया है कि उनके जो सिटिंग जज है उनकी निगरानी में सीबीआई जांच नहीं हो पाएगी। तो अब क्या करेंगे? अब मुख्यमंत्री की टोली में फिर से उन्होंने कर दिया है कि भाई जो मुख्यमंत्री साहब चाहेंगे अब वही होगा। मुख्यमंत्री साहब तो चाहेंगे सीबीआई हो, फिर सीबीआई होगी कैसे? बोल तो हमारी सीबीआई की जांच किस प्रकार से देखिए, मुख्यमंत्री जी के तो अलग अलग बयान आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने शुरू में बयान दिया था कि जो सीबीआई की मांग कर रहे हैं वो परीक्षा नहीं होने देना चाहते। मुख्यमंत्री का फिर बयान आया कि जो अगर सीबीआई जांच हो गई तो 6 साल 7 साल 8 साल लग जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री का बयान आता हम सीबीआई जांच भी करवा लेंगे, पहले परीक्षाएं करवाने दो। ये कौन से तरीके हुए? हमने तब भी कहा था कि सीबीआई जांच करवा लीजिए, आज भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा लीजिए जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है। इन्होंने जबरदस्ती कोर्ट में जाकर कोर्ट को लेटर लिखा कि हमारी एसआईटी और एसटीएफ जो जांच कर रही है उनकी निगरानी करिए। कोर्ट ने ऑर्डर मुंह पे फेंक के मारा है कि क्या हम तुम्हारे निगरानी के लिए यहाँ पर बने हुए हैं? तुम लीपापोती वहां पर करो और निगरानी हम करेंगे। तो मतलब आप समझ सकते हो, कोर्ट ने अगर इनकार किया है, कितना बड़ा संदेश है ये। उन्हें पता है कि लिपापोती किस कदर हो रही है और किस उसमें हो रही है। तो अब एक ही रास्ता बचता है, हम तो निवेदन कर रहे हैं फिर भी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, क्या है वो रास्ता यही है कि मुख्यमंत्री एक लेटर लिखें सीबीआई को कि आइए और जांच करें। और उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 3 दिन पहले ही एक भाषण में कहा है, अगर आपने सुना होगा, कि सीबीआई और ईडी जैसी संस्था को कहीं डरने की जरूरत नहीं है। जहां पर गलत हो रहा है, जहां पर गलत हुआ है, आप जाइए और जांच करिए, मोटो संज्ञान ले सकते। बिल्कुल। तो मतलब मुख्यमंत्री को डायरेक्ट आपने सोचा है कभी कि डायरेक्ट अप्रोच की जाए सीबीआई को? डायरेक्ट देखिए, हमने अपने स्तर से लेटर चलवा रखा है सीबीआई के लिए, परंतु डायरेक्ट हम आना मुश्किल है। परंतु उसके लिए हम न्यायालय का रास्ता भी अपना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जाने माने लॉयर है, उनसे हमारी टीम अभी मिलकर आई है दिल्ली से, और हमारी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के और भी जो जाने माने लॉयर है उनसे हमारा बराबर संपर्क चल रहा है और उनसे भी मुलाकात करके किस हिसाब से उस रिट को डाला जाए, या तब तक क्या पता स्वतः उत्तराखंड सरकार या मुख्यमंत्री जी के उम्मीद है। देखिए, उम्मीद तो है कि क्या पता मुख्यमंत्री जी आदेश कर सरकार से कहा है कि मुकदमे गलत हमने लिखवा दिए, इस प्रकार से उम्मीद है। देखो, तो मुकदमे गलत लिखवा तो दिया उन्होंने, बोला भी है, लेकिन मुकदमे वापस भी लिए वाले अभी वापस नहीं लिए हैं। देखिए, अब तो वो बात हो जाएगी, हम 2-4 दिन और वेट करेंगे कि मुख्यमंत्री ने आदेश उन मुकदमों को वापस लेने का किया या नहीं किया। अगर नहीं करते हैं, उन्होंने बड़े मतलब आप देख सकते हैं कि किस स्टाइल में वहां पर बोला था। मैं ये थोड़ा आऊंगा, विधानसभा के अंदर खड़े होकर मुख्यमंत्री जी ने बोला, आज मैं इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र सदन के अंदर छात्रों पर लगे मुकदमों को वापस लेता हूं। तो मतलब आपने तो ऐसी शब्दावली बोली और पवित्र मंदिर आपने बोल दिया, और आज तक उन मुकदमों के वापस होने का जो है मतलब आदेश जारी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है, अब आदेश जारी नहीं करेंगे तो हम फिर करेंगे 2-4 दिन बाद शुरू करेंगे उस चीज के लिए। क्या है, आपने तो मैं आपको अगर संज्ञान में डाल दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4600 ग्रेड पे के लिए चुनाव से पहले बढ़ाने के लिए कहा था, परंतु चुनाव के बाद हालात क्या है, अगर कोई उनके परिवार का भी अगर आंदोलन पर बैठा तो उनको सस्पेंड कर दिया। ये चल रहा है। उन्होंने पीआरडी जवानों के लिए कहा था, 365 दिन के लिए उन्हें नौकरी देने की बात कही थी। चुनाव से पहले की बात है, पर चुनाव के बाद स्थितियां बदल गई। अब अगर इसी राह पर, इसी उस पर डायरेक्शन में मुख्यमंत्री चल रहे हैं कि विधानसभा के अंदर ये बात कह दी कि आज पवित्र इस मंदिर से मैं छात्रों के मुकदमे वापस लेता हूं, और उसके बाद लिए नहीं, तो थू होगी प्रदेश में हमारा क्या है, मुकदमे वापस होने हैं, वो फर्जी मुकदमे हैं। आप नहीं करोगे, उसके बाद फर्क आप नहीं करोगे, कोई दूसरा आएगा कल के दिन वो कर देगा, नहीं तो कोर्ट की जो हमारी न्यायिक प्रणाली है उससे वापस होंगे। परंतु आपके उस बयान का जो विधानसभा के अंदर दिया गया कि आज मैं इस पवित्र जीव मंदिर से मुकदमे वापस लेता हूं, उसका कोई असर नहीं दिख रहा है, उस पर कोई आदेश नहीं निकला है। ये बड़ी बात है।
तो अब आगे क्या होगा? मैं तो उत्तराखंड के भविष्य की भी सोचता हूँ कभी कभी। अभी हम फ्रेंडली वैसे बात कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा मैं सवाल आपसे नहीं पूछ पा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा आपकी मन की बात निकालूं बाहर क्या है। देखिए, मन की बात तो हम क्या करें, हम काम की बात हमेशा करते हैं। कमेंट भी हम काम की बात करते हैं। मन की बात तो हाँ, मन की बात तो जो करते हैं, पर हम काम की बात करते हैं और उसको गंभीरता से सोचना जरूरी है, उस पर सोचना जरूरी है कि कंडीशन क्या हो रही है उत्तराखंड में। अभी शायद पूरे मामले खुले नहीं है, अभी खुलने वाले हैं। अभी कुछ मामले खुलने वाले हैं जिसमें जो युवा अभी भी सोच रहे होंगे कि क्या है। जिस दिन वो मामले खुल जाए, जो अभिभावक सोच रहे हैं या जो अधिकारी और कर्मचारी सोच रहे हैं कि शायद ठीक चीजें होने वाली है, अगर वो मामले खुलने लग गए और खोलेंगे, बॉबी पवार के पिटारे में बहुत कुछ है, क्यों नहीं होगा। 22 सालों में इतनी गड़बड़ियां करी है कि हम लगातार 365 दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तब भी वो 365 दिन कम पड़ जाएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ। तो बच के रहिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, अधिकारी, सरकार के कुछ नुमाइंदे जो देख रहे होंगे, अभी बॉबी पवार के पिटारे में बहुत कुछ। एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आइलेट्स की, वहां पर जो कंटेनर खोल दिया गया था, वहां पर क्या रहा उसका आगे? देखिए, आगे उसका ये रहा कि उसके 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद तो वो मामला इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। खुदा खास्ता अगर ये बात अगर इंटरनेशनल, भारत की बड़ी बदनामी होगी इसमें। बिल्कुल होगी। मैं कह रहा हूँ कि उस मामले में 5-6 दिन बाद, पीसी के 5-6 दिन बाद, पीसी के दिन हमने डीएम के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को वो लेटर भेजा था और राज्यपाल जी, राष्ट्रपति और राज्यपाल उत्तराखंड और राज्यपाल उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सबको, डीजीपी उत्तराखंड, डीजीपी उत्तर प्रदेश, सबको वो लेटर भेजा है। अभी तक हमें कोई उस पर जवाब आया नहीं है। उम्मीद है कि 2-4 दिन में कुछ वहां से कोई कहीं से भी जवाब आएगा। परंतु उसके बाद हमने क्या करा कि वो उसके जो कंटेनर का ड्राइवर था उसे दिल्ली से यहाँ बुलाकर उसके बयान दर्ज करवा दिए हैं। परंतु दुख इस बात का हो रहा है कि जिन 2 गाड़ियों के हमने नंबर दिए हैं, जो यूके 07, यूके 08 नंबर की जो गाड़ियां थी, जिनके नंबर भी जा रखे हैं, उन नंबरों की डिटेल नहीं निकाल पाए हैं। वो गाड़ियां किसकी थी, वो माफिया कौन थे, वो डिटेल अभी तक निकाल नहीं पाई है। इतनी मतलब तेज गति से इनकी कार्रवाई चल रही है और हम भी 8-10 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ता का हम इंतजार करते हैं। अगर कहीं से कोई जवाब नहीं आता या निराशा हाथ लगती है तो डायरेक्ट हम भी हमारी जो फॉरेन एम्बेसी वहां पर हम इसको डालेंगे। इसको तो काफी बदनामी हो जाएगी। बदनामी, देखो, बदनामी अगर बदनामी वाले काम करेगा तो होगी। बिल्कुल, देखिए, बदनामी वाले काम करोगे तो होगी। बिल्कुल, इंटरनेशनल जो हमारे जो रिश्ते हैं उसमें काफी कुछ हो सकता है अगर ऐसा है, और हम करेंगे क्योंकि गलत हुआ है। वाकई में एक मतलब बड़ा चौंकाने वाला भी विषय है कि आइलेट्स जैसा एग्जाम जो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी जो ख्याति है, जो आइलेट्स का एग्जाम पार करके जाता है तो वही बड़ी बड़ी जो कंट्री हैं, यूरोप की कंट्री है, वहां जा पाता है। और ऐसे में अगर घपला घोटाला हो जाता है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। वाकई में अगर ये मामला इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो बड़ी किरकिरी भारत की हो सकती है, और उसकी जिम्मेदार सीधा सीधा सरकार होगी, चाहे वो केंद्र में बैठी हो, चाहे यहाँ स्टेट में बैठी हुई सरकार हो। तो वही पवार, अब आगे और क्या है आपका विचार वगैरह? मैं जानना भी चाह रहा था थोड़ा सा कि कब तक ये इतनी इस प्रकार की लड़ाइयाँ अभी लड़ती रहेगी? कि आपने कुछ बोला, सीएम के पास गए, सीएम ने कुछ बोला, आपने हो हल्ला किया, कुछ मुकदमे आप पर हो गए, कुछ आपने उनको बोल दिया, कब तक और चलता रहेगा इस प्रकार का? या कुछ है कुछ भविष्य की प्लानिंग कि भाई चलो अब कुछ करते हैं उत्तराखंड के लिए? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो, कि इस राजनीति को सक्रिय कब करने वाले हैं? कुछ है इस प्रकार का प्लान? देखिए, लोग तो कई युवाओं के मन में ये बात है, लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि क्या है, ऐसा है, राजनीति कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें। क्योंकि चीजें मैंने तो बार-बार ये जवाब दिया है लोगों को कि अगर भ्रष्टाचार को उजागर करना राजनीति, तो ऐसी राजनीति हम जीवन भर करना पसंद करेंगे। अगर किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ बोलना या सत्ता के खिलाफ सत्ता के गलत कार्यों के खिलाफ लड़ना राजनीति, तो ऐसा राजनीति हम जिंदगी भर करना। राजनीति वैसे पता नहीं लोग क्यों ऐसे वर्ड मानते हैं, लेकिन राजनीति तो एक अच्छी चीज भी है। अच्छी चीज है राजनीति। जो शब्द है वो बहुत एक पवित्र शब्द है, परंतु उस राजनीति शब्द को और उस जो नेता शब्द है, उस शब्द को इन्होंने मतलब इतना बदनाम कर दिया है कि लोगों की नजर में नेता शब्द ही बेकार हो गया है। नेता तो एक नेता के रूप में हम सिर्फ एक राजनेता को नहीं देखते हैं। नेता का तो मतलब होता है कि एक नेतृत्वकर्ता, वो किसी भी फील्ड में कोई भी हो सकता है। वो समाज में एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है जो समाज का नेतृत्व करता हो, या और भी चीजें, नेता तो हम उसे कहते हैं। परंतु जहां तक बात है कि अभी जो लड़ाई है ये हम लड़ रहे हैं, आज अगर यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं सिर्फ इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि जो हमने लड़ाई शुरू की है, और काफी हद तक उसमें हमें परिणाम भी मिले हैं,
और उस उम्मीद के साथ, उस आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अगर हम सीबीआई के लिए लड़ रहे हैं तो वो सीबीआई जो है वो भी आकर रहेगी उत्तराखंड में। सीबीआई आज आए कल आए, परंतु आएगी जरूर। और सीबीआई लाने के लिए कुछ भी करना पड़े। ऐसा ना हो कि बाद में सीबीआई ले आए, जैसे जो अभी मुद्दा हुआ था, जो अभी नकल विरोधी जो कानून बनाया गया, जब बॉबी पवार सड़कों पर गया, जब तमाम युवा इकट्ठा, उसके बाद नकल विरोधी कानून आया। बिल्कुल, उसके बाद आया, जब युवाओं ने लाठियां खाई, युवाओं का खून बहा, युवाओं ने हाथ तुड़वाए, टांगे तुड़वाई, उसके बाद नकल विरोधी कानून लेके आते आधा अधूरा। नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा होता है छात्र के खिलाफ। तो बड़ा एक प्रचलन, गलत प्रचलन। अच्छा, उनका क्या हुआ? जो बाकी मैं देख रहा था जो वीडियो गांधी पार्क की, उस दिन वहाँ पे एसपीसीटी भी खड़ी थी, एक पुलिस का जो जवान है वो आपके पीछे से लाठी मार रहा है, और आप कह भी रहते हैं उसमें कि भाई लाठी कौन किसने मारी। तो उनका कुछ हुआ? उनके खिलाफ कुछ हुआ? कहीं शिकायत वगैरह करी पुलिस अपराधीकरण? देखिए, हमने तो मानवाधिकार आयोग में भी डाला है, परंतु अभी तक संज्ञान लिया नहीं लिया। हमने स्टेट जो हमारा ह्यूमन राइट्स है आयोग है उसमें, और नेशनल जो है, वो दोनों जगह डाला है। अब कब तक वो संज्ञान लेते हैं, ठीक है। और वो जो पुलिस प्राधिकरण की है उसके लिए फाइल तैयार है, पुलिस प्राधिकरण में भी हम डालेंगे। हम हर वो चीज करेंगे जहां से हमें लग रहा है कि करना चाहिए। परंतु बात यह है कि पुलिस को पता है कि उस रात को वहां पर किस किस की ड्यूटी थी। नहीं, वो वीडियो में पुलिस को वीडियो में भी दिख रहा है कि कौन है। भले हम नहीं पहचानते या हमें नहीं पता कौन है, पुलिस को तो पता है कि उस दिन ड्यूटी किसकी थी। सबको हाजिर करके देखिए वीडियो में किसकी शक्ल है, किसकी शक्ल है। अगर जिसकी सबकी ड्यूटी भी है, एक बार हाजिर करिए और सामने से पता चल जाएगा वीडियो देखकर कौन था। वाकई में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, अभी जो मैंने बार बार बोला था, उस दिन मैं लाइव भी आया था, 307 की धारा बॉबी पवार पर लगी थी। 307 की वो धारा होती है जो मतलब जिस तब तक इंसान को, जब तक मतलब वो मरने वाली हालत में है, हाफ मर्डर भी उसको कहते हैं 307 को, वो तक लगा दी थी बॉबी पवार पे। और केवल बॉबी पवार पे नहीं, अभी परवीन भारद्वाज का जो मुद्दा आपको दिखाया था, उसके घर पर हमला होता है उल्टा, और उल्टा उसी के ऊपर 307 लगा दी जाती है। अभी तक वो 307 की धारा वो हटी नहीं। जिसके घर पे हमला हो रहा है उसके ऊपर 307 लगा दी जा रही। तो ये सब चीजें उत्तराखंड में चल रहा है। वाकई में बॉबी पवार की तो हिम्मत की मैं दाद दूंगा। कुछ कमेंट भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि लगातार लोग कमेंट भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी 94 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक पांडे लिख रहे हैं कि बॉबी पवार को आगामी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, ये नेताओं की पारंपरिक सीट छीन लेंगे और इनको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए फंसाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है बुजुर्ग नेताओं द्वारा। बुजुर्ग नेता तो आप ही समझ सकते हैं नहीं, कौन कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो षड्यंत्रकारी है उनके षड्यंत्र को भी तार तार करेंगे हमारे देवी देवता, है ना, जो षड्यंत्र रच रहे हैं। देखिए, हमारा जो रास्ता होगा या हमारे जो किस्मत में लिखा होगा, या हमारे संघर्ष के बलों पर जो हमारी किस्मत लिखी जाएगी, वो तो हमें मिलेगा ही। वो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल मिलेगा। जो संघर्ष जो हो रहा है उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ही। बस जो बॉबी पवार बने हैं, देखो, बॉबी पवार में अगर बना हूं तो उस बॉबी पवार के पीछे बनने का क्या राज है, ये समझना लोगों को पड़ेगा। बॉबी पवार एक आम छात्र था, एक तैयारी करने वाला। सुबह कमरे से लोगों ने शुरुआत में कवरेज की थी आपकी, बिल्कुल कमरे से और कोचिंग तक, और कोचिंग से कमरे तक आने वाला एक छात्र था जो अपने तैयारी कर रहा था। पर इस व्यवस्था ने, इस सिस्टम ने बॉबी पवार को बनाया है। उसके बाद जब बॉबी पवार लगातार लड़ा सिस्टम के खिलाफ, गलत के खिलाफ, तो बॉबी पवार को मजबूत इस जनता ने बनाया है, इन लोगों ने बनाया है, जो हमारे पीछे खड़े रहते हैं, जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो हमें समर्थन करते हैं। उन लोगों ने बॉबी पवार को मजबूत बनाया है। और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों की वजह से जो हमारे सभी लोग हैं, जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे हर कॉल पर ग्राउंड में आ जाते हैं, ग्राउंड में उतर जाते हैं, हमारे हर कॉल पर हम कुछ भी कॉल दे वो करने को तैयार हो जाते हैं, तो उन लोगों ने मजबूत बनाया है। और ये मजबूती आगे अगर बनी रही तो ऐसी व्यवस्था को जरूर उखाड़ फेंकेंगे जो यहाँ के युवाओं के साथ या उत्तराखंड प्रदेश के साथ गलत कर रहे हैं। कुछ सुनील आर्या कमेंट लिख रहे हैं, कुछ नहीं होगा सीबीआई का, सीबीआई भी केंद्र की कठपुतली है, अगर सीबीआई आ भी जाती है तो भी कुछ भी नहीं होगा। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो शायद बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी जानती है कि सीबीआई को हम हैंडल कर लेंगे, परंतु उन्हें भी ये डर है कि अगर 24 में कुछ बदलाव हुआ, अगर ना जाने क्या पता गठबंधन आ गई और सीबीआई की जांच तब तक चलती रही, तो फिर गड़े मुर्दे उखड़ने तय हैं, ये मैं कह रहा हूँ। इसलिए सीबीआई को शायद लाया नहीं जा रहा है कि 24 में अगर कुछ समीकरण चेंज होते हैं और सीबीआई काम कर रही होगी भर्ती घोटालों पर, तो वो गड़े मुर्दे उखड़ने तय है। इसलिए शायद बचाव हो रहा है कि सीबीआई ना आए, ये भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल, वाकई में मतलब उत्तराखंड की अगर हम भौगोलिक परिस्थिति देखें, तमाम गांव हम लोग घूमते रहते हैं,
लॉ एंड ऑर्डर तो कितना बिगड़ा हुआ है वो आप भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से खुलेआम जो धाराएं लिखी जा रही है, मतलब खुला खेल हो गया है धाराएं लिखने का। किसी के ऊपर कोई सी भी धाराएं लिख दो, इन्हें तो मेरे ख्याल से कोर्ट का भी डर नहीं है। ऐसा क्यों है? अब देख सकते हैं जो तो फैसले आ रहे हैं, जो मामले आ रहे हैं, इससे देखकर तो यही लगता है जिस प्रकार से चीजें हो रही है, जिस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही है। तो अब ये समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है और इसके पीछे कारण क्या है, राज क्या है, वो देखने की जरूरत है। अच्छा, कई चर्चाएं चल रही थी कि आप अभी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हो, कांग्रेस के मैं कमेंट जो आ रहे हैं उसके बारे में कह रहा हूँ, कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन करेंगे, क्या कुछ है थोड़ा? अगर कोई अंदर की बात इतना जान लेते हैं तो सामने आकर वो भविष्य भी बता दें। कोई कहते क्या हैं कि भाई हरीश रावत से लगातार मिलते रहते हैं, कुछ बात चल रही है कांग्रेस में, कुछ कहते हैं कि भाजपा के कुछ बुजुर्ग लोगों से बात चल रही है, जो कमेंट भी आ रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आप किसी को बोलने से नहीं रोक सकते हो कि क्या करना है, क्या करने हैं, क्या करने वाले हैं। ये मन की बात दर्शकों तक मन की बात यह है कि लड़ाई लड़ रहे हो, लड़ाई लड़ते रहेंगे। जहां पर जो जरूरत पड़े, जिस प्रकार की जरूरत पड़े, वो कदम उठाएंगे, वो कदम लेंगे, वो स्टेप जरूर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस सिस्टम को सही करने के लिए जो भी कदम हमें लगे कि उचित है, आप लोगों के सुझावों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से वो कदम जरूर उठाया जाएगा। सीधी सी ये बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बॉबी पंवार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, तो लगातार आप लोगों के कमेंट भी मैं ले रहा था। सुदेश कुमार जी, JS रावत जी, रामेश्वर प्रसाद बड़ोनी जी, सुनील आर्य जी लगातार कमेंट कर रहे हैं और आपके कमेंट भी मैं ले रहा था। तो लगातार आज बिल्कुल एकदम कैजुअल टॉक बॉबी पंवार के साथ हुई थी कि बॉबी पंवार के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि कई आपके जो सवाल होते हैं वो डायरेक्ट बॉबी पंवार तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन हमारे माध्यम से कई ऐसी चीजें होती है जो बॉबी पंवार मार्केट में क्या चल रहा है इन्हें भी पता होना चाहिए। तो तमाम वो सवाल थे, और मेन जो आज की जो डिबेट हमने रखी हुई थी, जो लाइव इंटरव्यू अभी आप देख रहे होंगे, कि उसके लिए था कि जो लगातार केस जो हो रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ रही है, अभी मानहानि का केस हुआ, और बॉबी पंवार को भी मेरे ख्याल से नहीं पता होगा अभी तक कि उनके ऊपर कितने केस हैं अभी तक जो आपके संज्ञान में है। देखिए, तकरीबन संज्ञान में कुछ 7-8 केस तो है, परंतु उसके अतिरिक्त भी केस हैं, परंतु सारे आंदोलन के केस हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई ऐसा पारिवारिक बैकग्राउंड है कि हमारे ऊपर। सारे केस उसके बाद के हैं, जब से हमने नेतृत्व संभाला है इस आंदोलन का। 2018 से सारे केस उसके बाद के हैं। अब कितने केस है, मुझे लगता है कि सूचना के अधिकार में मुझे जवाब वो मांगना पड़ेगा उसका कि कितने केस कब तक लड़ेंगे, क्योंकि केस अगर छोटा सा केस भी हो जाता है तो उसके लिए कम से कम 2 गवाह चाहिए होते हैं, और मान लीजिएगा अगर आपका केस कहीं सुदूर में हो गया तो वहां जाना भी पड़ता है, जाना आना भी पड़ता है, वहां के गवाह कैसे लेके आएंगे, तो ये तो बड़ा परेशानी होती है। देखो, परेशानी है, पर परेशान किया जा रहा है, सीधी सी बात ये है। आप अगर केस कर रहे हो तो जायज जो केस है वो करिए, परंतु जो फर्जी केस किए जा रहे हैं, गलत आरोप लगाकर केस किए जा रहे हैं, मैं तो ये स्पष्ट कर दूं, हमें हमारे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस अभी आया है 2-4 दिन से, जब सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है उनसे मिले, उन्होंने कहा फर्जी केस लिखने वाले जो तुम्हारे जो वहां पर दरोगा भी होगा, जो कांस्टेबल जो तुम्हारे मुकदमा लिखेगा और बिना साबित करे हुए तुमने धारा जो लगाई होगी, जो बिना विवेचना करे धारा लगाई होगी, उनको भी कोर्ट में पार्टी बनाकर जवाब तलब किया जाएगा। तो सीधा ये बात है कि ठीक है, हमें तो पता है कि फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, और जिसने लिखा है वो भी तैयार रहे कि कोर्ट में पार्टी बनने के लिए। और उसके बाद क्या होता है, केस खारिज होने के बाद फिर मानहानि और क्या होता है, वो तो अब लीगल तरीके से लीगल टीम मजबूत करके लड़ेंगे, जो भी जरूरत पड़े लड़ेंगे। काफी चीज सिखा भी दोगी। देखिए, जो भी सीखा है संघर्षों से सीखा है, संघर्षों से लड़कर सीखा है। अगर गलतियां भी कर रहे हैं तो वो हम सीख रहे हैं, उन गलतियों से सीख रहे हैं, कहां पर गलती नहीं करनी है। तो मुझे यही लगता है कि सबसे बड़ी किताब और ये संघर्ष है कि वो संघर्ष आपको बहुत कुछ सिखा देता है, और उसी संघर्ष से हम सीख रहे हैं और आगे इसी संघर्षों की बदौलत आगे भी बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधी चेतावनी भी है कि जो फर्जी केस कर रहे हैं वो भी भविष्य के लिए जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि आज वक्त है तुम्हारा, कल वक्त आएगा हमारा। तो ये चेतावनी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग जुड़े हुए थे, और लगातार हम ऐसे ही इंटरव्यू और लेके आते रहेंगे आपके लिए। बॉबी पंवार से भी लगातार संपर्क में रहेंगे, और आगामी इनकी क्या कुछ गतिविधियां रहती हैं वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।